इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई। सीएम केसीआर ने किया है ऐलान, तमाम आरटीसी मुलाजमीन कल सुबह ड्यूटी पर वापस हो सकते हैं। आरटीसी के लिए रियासती हुकूमत 100 करोड़ मंजूर करेगी। आरटीसी के किराए में फी किलोमीटर 20 पैसे का इजाफा। आरटीसी मुलाजमीन को बिला शर्त काम पर वापस आने की इजाजत दी गई है। हड़ताल के दौरान मरने वालों के खानदान के एक फर्द को नौकरी मिलेगी। आरटीसी मुलाजमीन की फलाह के लिए वेलफेयर काउंसिल का कयाम होगा। केसीआर ने ऐलान किया, उनके मसाइल से आगाही के लिए हर माह इजलास मुनक्किद होगा। साथ ही केसीआर ने कहा, ताहम आरटीसी यूनियनों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। यूनियनों ने अपने मफाद के लिए मुलाजमीन का इस्तेमाल किया है। काफी अहम खबर तेलंगाना से। सीएम केसीआर ने ऐलान किया है, तमाम आरटीसी मुलाजमीन कल सुबह ड्यूटी पर वापस हो सकते हैं। आरटीसी के लिए रियासती हुकूमत 100 करोड़ मंजूर करेगी। आरटीसी के किराए में फी किलोमीटर 20 पैसे का इजाफा होगा। आरटीसी मुलाजमीन को बिला शर्त काम पर वापस आने की इजाजत है। हड़ताल के दौरान मरने वालों के खानदान के एक फर्द को नौकरी दी जाएगी। केसीआर ने कहा, आरटीसी मुलाजमीन की फलाह के लिए वेलफेयर काउंसिल का कयाम होगा। उनके मसाइल से आगाही के लिए हर माह इजलास मुनक्किद होगा। साथ ही केसीआर ने कहा कि ताहम आरटीसी यूनियनों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि यूनियनों ने अपने मफाद के लिए मुलाजमीन का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। शिवसेना सदर और महाविकास अघाड़ी के लीडर उद्धव ठाकरे ने तारीखी शिवाजी पार्क में मुल्क भर के इलाकाई लीडरों और समाजी शख्सियतों और हजारों अफराद की मौजूदगी में ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें हलफ दिलाया। ठाकरे ने मराठी जबान में रियासत के 19वें वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लिया। उद्धव ठाकरे ने खानदान का पहला वज़ीर आला बनकर तारीख रकम कर दी है। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया है। उसके बाद एनसीपी कानून साज पार्टी के रहनुमा जयंत पाटिल और छगन भुजबल ने एनसीपी कोटे से हलफ लिया है। कांग्रेस कानून साज पार्टी के सरबराह बालासाहब थोराट और नितिन राउत ने वजीर के ओहदे का हलफ लिया। उद्धव ठाकरे की हलफबरदारी तकरीब में कई अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हलफबरदारी तकरीब में सबकी नजरें एमएनएस सरबराह राज ठाकरे पर टिकी रहीं। तकरीब में आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने अहल खाना के साथ शरीक हुए। इस हलफबरदारी से कबल कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम जारी किया गया, जिसमें लफ्ज सेक्युलरिज्म पर जोर दिया गया। कम अज कम मुश्तरका प्रोग्राम में राम मंदिर और सावरकर का जिक्र भी नहीं किया गया। विकास आघाडीचा प्रत्येक निर्णय हा भारतीय संविधानाच्या प्रस्ताविकात सांगितलेल्या मूल्यांना धरून असेल। त्याचबरोबर या आघाडीची स्थापना याच मूल्यांच्या आणि तत्वावर आधारित झालेली आहे। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ही या पक्षांची महाराष्ट्र विकास आघाडी, मगाशी मी सांगितलं अन्य घटक पक्ष देखील आहेत। ही आघाडी राज्यातील जनतेच्या हितासाठी काम करणारी असेल। आघाडीच्या प्रत्येक निर्णयामध्ये भारतीय संविधानात सांगितलेले मूल्य आणि तत्व केंद्रस्थानी असतील। या आघाडीचा मुख्य कार्यक्रम महाराष्ट्राला विकासाच्या मार्गाने पुढे नेऊन महाराष्ट्र विकास आघाडीचे निर्णय समाजातील सर्व घटकांसाठी समान असणार आहेत। यामध्ये भाषा, जात, धर्म आदी कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही। आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचं म्हणजे आज राज्यात वाढलेली बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेची सुरू असलेली। और अब बात साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। गोडसे को देशभक्त बताना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महंगा पड़ा। उनके बयान की चार जानिब से नुक्ताचीनी की जा रही थी।
आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की गूंज ऐवान में सुनाई दी। ऑपोजिशन ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने शोर शराबे को रोकने की कोशिश की। इस मामले पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान में बयान दिया। उन्होंने कहा कि नथुराम गोडसे को देशभक्त कहना तो दूर, हुकूमत इस सोच की नफी करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि गांधी जी पूरे मुल्क के आइडल हैं। इस बीच कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया। नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। दिखाने के लिए है ना, ये तो पहली मर्तबा नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। इससे उनकी ज़हनियत का अंदाजा होता है कि वो महात्मा गांधी के दुश्मन हैं और उनके कातिल के चाहने वाले हैं। कहा गया रिकॉर्ड से नहीं, सारी दुनिया ने उसको वीडियो क्लिप को देखा है। वो आज भी पब्लिक डोमेन में है और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं पुलिस मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोविडेंस। 12 इस्लामी महीनों में माह रबीउस्सानी की भी अपनी फजीलत है। पहली सन हिजरी माह रबीउस्सानी की 9 तारीख की मुनासबत इस्लाम के अहम सुतून नमाज के वजूब के हुक्म अम्र के नुज़ूल से है। माह रबीउस्सानी को हजरत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से खास मुनासबत हासिल है। रबीउल सानी को रबीउल गौस भी कहते हैं। इस माह की नस्बत हजरत गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से भी है। हुजूर सरकार सैयदना गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ ये महीना मंसूब है। जैसे रबीउल नूर का महीना हमारे नबी की तरफ मंसूब था, वैसे ये महीना हुजूर की औलादों में हुजूर गौस पाक की जानी मंसूब है। हुजूर गौस पाक के नाम पर 11वीं शरीफ के जुलूस निकालते हैं, तबर्रुकात तकसीम करते हैं, गुरबा में कपड़े तकसीम करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। तो ये नज़रिया दिया जाता है कि हर महीने के साथ साथ इस महीने में गुरबा, फुकरा, मसाकीन की अगर मदद की जाएगी तो पूरी दुनिया से गुर्बत मिटाने का ये एक रास्ता है। माह रबीउल सानी में मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। खासतौर पर इस माह में सूरह मुज़म्मिल के वजीफे की खास फजीलत है। बुजुर्गान दीन के अमल के मुताबिक यकम रबीउल सानी से 9 रबीउल सानी तक इस वजीफे की ज़कात अदा की जा सकती है, जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसके साथ ही इस माह में गौसे आज़म हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा और तालीमात का भी जिक्र किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। औरंगाबाद के मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक्किदा अदबी तकरीब में प्रोफेसर ज़हीर अली के तहरीर करदा किताब रोमांसिंग विथ रेवोल्यूशन लाइफ ऑफ फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर इर्तकाज़ अफजल की किताब हस्ब मक़दूर का इजरा अमल में आया। इजराई तकरीब में नामवर अदीब, दानिश्वर और रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद थे। प्रोफेसर ज़हीर अली की किताब पर तबसरा करते हुए डॉक्टर इर्तकाज़ अफजल ने इसे एक अजीम कारनामे से ताबीर किया। साथ ही फैज़ अहमद फैज़ के अदबी सफ़र पर भी रोशनी डाली। प्रोग्राम में डॉक्टर इर्तकाज़ अफजल के तनकीदी मज़ामीन के मजमूए पर मुक़र्रिरीन ने सैर हासिल तबसरे किए। फैज़ जो है क्लासिकी
और जदीद का बहुत अच्छा कॉन्फ्लुएंस पेश करते हैं। बहुत मुश्किल है ये कल्चरल कॉन्फ्लुएंस जो है अदब में या सकाफत में, फनून में, ये कॉन्फ्लुएंस बहुत मुश्किल काम है। सूफी तहरीक ने ये कॉन्फ्लुएंस पैदा किया और फैज के पास और गालिब के पास ये कॉन्फ्लुएंस। गालिब तो बहुत बड़े, जाहिर है कि वो तो जीनियस थे। इसमें जिस खुलूस और मोहब्बत से ज़हीर अली ने अपने मरहूम दोस्त डॉक्टर आफाक खान का जिक्र किया है, काबिल कद्र है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सिर्फ जिक्र बराए जिक्र नहीं किया, बल्कि इस किताब के कंसेप्चुअलाइजेशन का, इस किताब का अमली शक्ल में रूनुमा होने का सहरा भी आफाक खान के सर बांधा है। हुस्न शायर, हौसलामंद उम्मीद के शायर, दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक लिए, इज्जत नफ्स पे लुट जाने की तरगीब लिए शहरे बेदाद गरों से गुजरे। कोई शिकवा न शिकायत दिल में, कोई मिन्नत न समाजत और दिल, दर्दो गम गंजो अलम की जंजीर अपने कांधे पर ये पापा जौना चले। सूफीज़्म को इस्लाम से आप अलग कर नहीं सकते, क्योंकि वो मुसलमानों की ही तहरीक है और मुसलमानों ने ही उसको परवान चढ़ाया है, तो वो इस्लाम से जुड़ गई है। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने भी जैसे कहा कि इट इज़ एन एलियन प्लांट इन द बॉडी स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो एक तवील बहस है, अभी इस वक्त इस पे और मजीद जो है वो रोशनी डालने की गुंजाइश नहीं है। मैं एक बात यहाँ पर एतराफ़ करते हुए कह सकता हूँ कि बाज़ मज़ामीन इस किताब में ऐसे हैं जिनको लिखते वक्त गालिबन इर्तिकाज़ अफजल ने ये तय कर लिया था कि लिख रहा हूँ कलम से क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। दिल्ली उर्दू एकेडमी की जानिब से श्री राम सेंटर मंडी हाउस में चल रहे ड्रामा फेस्टिवल में कश्मीरी हब्बा खातून पर ड्रामा स्टेज किया गया। रूबरू ग्रुप की पेशकश ने तमाम हाजरीन का मन मोह लिया। ड्रामे के अदाकारों ने खूब दाद हासिल की। पेश है ये खास रिपोर्ट। श्रीराम मंडी हाउस में कश्मीर की खातून जून दोशीजा और बाद में मलिका बनकर हब्बा खातून के ऊपर ये ड्रामा स्टेज हो रहा है। एक गरीब खानदान में पैदा हुई हब्बा खातून को उनके वालिदैन ने आला तालीम दिलवाई। वो शायरी भी करने लगी। लेकिन फिर एक गैर तालीम याफ्ता घराने में शादी के बाद हब्बा खातून की जिंदगी दुश्वार कुन हो गई। यहाँ तक कि उनको तलाक हो गई। उसके बाद कश्मीर के बादशाह सुल्तान यूसुफ शाह चक की नजर में वो आई और सल्तनत की मलिका तक बनी। हमारा प्यारा कश्मीर, पाक साफ कश्मीर, इसके बादशाह का नाम यूसुफ शाह चक है। यहाँ हब्बा खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा
इंद्रानी मुखर्जी भी ये किरदार अदा करके काफी खुश नजर आ रही हैं। एक तो पुराने ज़माने का, पुराने वक्त के, पुराने दौर का था और उसके साथ खुद को रिलेट करना, क्योंकि हम बिल्कुल नए ज़माने के हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हब्बा खातून की जैसे हमसे भी मिलती है, जैसे उसको कुदरत बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा हमारी काजल सूरी मैम जो हमारी डायरेक्टर है, उन्होंने इस कदर हमको समझाया इस सारी चीज़ों को कि हमने उसको फील किया, उस कैरेक्टर को, जो हब्बा खातून जो थी। दिल में बसाया जिंदगी उसी के नाम लिख दी। कश्मीर की मलिका बनने वाली जून यानी हब्बा खातून की जिंदगी का रुख फिर पलटा और सुल्तान यूसुफ शाह चक की मौत हो गई। लेकिन हब्बा खातून की शायरी और उनके नगमे लोग गुनगुनाते रहे। इस पूरे ड्रामे की हिदायतकार काजल सूरी कहती है कि इस खूबसूरत ड्रामे को स्टेज करने के लिए मेहनत भी काफी की गई है। ये लिखा भी मैंने है, जो स्टोरी है उसको ड्रामेटाइज मैंने किया। कश्मीर की हूँ इसलिए कश्मीर मेरे दिल में है, तो इसलिए कश्मीर को स्टेज पे उतारने की कोशिश की जितना उतार सकी। पता नहीं इसमें कितना कामयाब हुई, क्योंकि ये पहली प्रोडक्शन थी। यूसुफ शाह चक और हब्बा खातून की कहानी आज भी कश्मीर में मिसाल है। हब्बा कदल नाम का एक पुल भी यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि आज भी हब्बा खातून के नगमे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खूब गुनगुनाए जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की खास रिपोर्ट। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के तहत बेंगलुरु में 30 नवंबर को बेंगलुरु में जॉब मेला मुनक्किद हो रहा है। इस मेले में तकरीबन 200 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एएमपी की रियासती सदर डॉक्टर जाहिद खान ने कहा कि मुलाजमत और रोजगार की तलाश कर रहे नौजवान इस मेले से फायदा उठा सकते हैं। बेंगलुरु के हसनात कॉलेज में ये जॉब मेला मुनक्किद होगा। अहमदाबाद के बाद बेंगलुरु में रोजगार मेले का इनेकाद किया जा रहा है। तंजीम के नुमाइंदों ने कहा कि जॉब मेले के अलावा ज़कात फंड के जरिए एएमपी गरीब और बेरोजगार नौजवानों की मदद भी कर रही है। जॉब फेयर के ज़रिए हम लोग ये देख रहे हैं कि हर महीने 2500 के करीब नौजवानों को एएमपी के ज़रिए जॉब्स मिल रही हैं। इसका एक कनेक्ट हमारे पास अल्लाह की फजल से ये आसान है हमारे लिए कि एचआर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये जो एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल है, इट सेल्फ इज़, हमारे वॉलंटियर्स जो भी हैं वो खुद ही एचआर्स हैं और उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि कंपनियों में काम करने के साथ साथ वो सोसाइटी के और कम्युनिटी के काम आ सकें। वहाँ से ज़कात फंड आता है। इस ज़कात फंड आने के बाद हर चैप्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स होते हैं। वी कॉल फॉर एप्लीकेशन, ज़कात के लिए एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आने के बाद हमारे वॉलंटियर्स उनके घर पे जाके उनकी तहकीकात करते हैं कि रियली दिस पीपल डिजर्व और दे डोंट डिजर्व। बच्चों में नमाज का शौक ज़ौक़ पैदा करने, बच्चों को बाअदब बानसीब बनाने के लिए बेंगलुरु की मस्जिद मुनव्वरा ने खुसूसी पहल की है। जी हां, इस मस्जिद में मुसलसल 40 दिनों तक फजर की नमाज बाजमात अदा करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। नमाज को कायम करने के इस तरबियती प्रोग्राम में कल 92 बच्चों ने हिस्सा लिया। उनमें जिन बच्चों ने 40 दिन की नमाज अदा की, उन्हें बाइसिकल और बाकी बच्चों को घड़ी का तोहफा दिया गया। साथ में कुरान मजीद का नुस्खा भी हर बच्चे को दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम इनामात मस्जिद के ही मुसल्लियों की जानिब से दिए गए। 5 साल से 15 साल तक के बच्चे इनामात हासिल करने के बाद खुशी से झूम उठे और ये अहद किया कि वो जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे। दुआ पढ़ाने का मकसद क्या? एक दिन भी नहीं चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का नाम जो है मुनव्वरा मस्जिद है, नॉर्थ रोड की। अब यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह 90 बच्चे आ रहे हैं, 92 बच्चे आ रहे हैं। अब ये आने का मकसद क्या है? इनकी ज़िंदगी बदल जाए। अब ये जो है
ये बच्चे आगे चल के जो है दूसरों की मदद करने वाले हो जाए, हमारा इंटेंशन वो। और पहला इंटेंशन क्या है कि तो हमारे अल्लाह को राजी करने वाला है। अल्लाह का हुक्म क्या है? 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। अल्लाह का हुक्म 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? फजर में एक दिन बारिश पड़ रहा था, जोर से बारिश पड़ रहा था, फिर भी ये बच्चे क्या है 4 years, 5 years, 6 years, 7 years to 15 years बच्चे क्या है, बारिश पड़ रहा था, मैं समझा था उसमें नहीं आएंगे, माशाल्लाह पूरे बच्चे आए। हमारा मकसद है कि हम नमाज पढ़े, जो अल्लाह के लिए सही है, जो हम करते हैं। आज हमको ये तोहफा मिला है। आई थैंक अल्लाह फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी to read namaz for 40 days and receive a cycle. I am very happy and very glad. और मुझे तोहफे में एक कुरान मिला और एक साइकिल मिला है। और मुझे ये तोहफा मिला है साइकिल और कुरान। मस्जिद में फजर की नमाज 40 दिन नमाज क़ज़ा करना हूँ और मुझे तोहफा में साइकिल मिली है। और मेरे को इनाम में एक साइकिल और एक कुरान मिला है और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ। We had cycles and we had watches. कि आज से मैं हर एक दिन फजर नमाज पढ़ूंगा और सारे 5 मिनट की नमाज पढ़ूंगा। It is very nice to see so many young kids from the age of 5 to 15 come into our masjid in the Fajr namaz. As you must be aware, that is the most difficult time to wake up and come for namaz. And because of this scheme, we've been able to attract a lot of small kids. बच्चों को बचपन से ही नमाज का पाबंद बनाने, नमाज का आदी बनाने की तहरीक शहर गुलिस्तान बेंगलुरु से शुरू हुई है। यहाँ की हाजी सर इस्माइल मस्जिद के बाद मस्जिद मुनव्वरा ने बच्चों में तोहफे तकसीम करने का कदम उठाया है। कैमरामैन गुरु शेखर के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कांग्रेस पार्टी हमेशा मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशाने पर रहती है, लेकिन झारखंड में मजलिस की कमान कांग्रेस के कदावर लीडर के फर्जंद के हाथों में है। ऐसे में सियासी और मजहबी लोगों में AIMIM के तई मशकूक तासुरात पाए जा रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। झारखंड की सियासत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री से सियासी मंजरनामा बदलने का इम्कान नजर आ रहा है। रियासत में मजलिस की एंट्री का वाहिद सुतून हुब्बान मलिक को माना जा रहा है। हुब्बान मलिक धनबाद के कदावर कांग्रेस लीडर मन्नान मलिक के फर्जंद हैं और ऐसे में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तई मशकूक तासुरात पाए जा रहे हैं। मन्नान मलिक को तो लोग जानते थे, हुब्बान मलिक को नहीं जानते थे लोग, लेकिन अवैसी साहब की मेहरबानी हो गई कि लोग जान रहे हैं। और ये अवाम इसलिए हंस रही है कि बाप को कांग्रेस का टिकट है और बेटा मजलिस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वरगलाने का एक चल रहा है और सब लोग TRP बना रहे हैं। उनके साहबजादे जरूर AIM के अध्यक्ष हैं, उनका अपना सोच है, अपनी नजरिया है, लेकिन उनके वजह से अगर पार्टी को नुकसान होती है, मन्नान मलिक जी को नुकसान होती है, या वो अगर किसी तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचता है इससे, तो राज्य की जनता जो है इसको अच्छे रूप में नहीं लेगी। वाज़ेह है कि साबिक वजीर मन्नान मलिक धनबाद असेंबली हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस हल्के से AIMIM ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है और इस ताल्लुक से हुब्बान मलिक और मन्नान मलिक के तासुरात कुछ यूं है। मेरी अपनी राय अगर कांग्रेस के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, तो क्या मुझे अपना राय रखने का हक नहीं है? आप ये समझिए, मेरे ऊपर ये भी अटैक हो रहा है कि मैं MIM का कैंडिडेट धनबाद से क्यों नहीं अपने खुद बन रहा हूँ। मेरी अपनी राय ये है कि मैं सदर मोहतरम जो हमारे बैरिस्टर असद ओवैसी साहब हैं, जब तक मुझे ये नहीं बताएंगे क्या हम चुनाव लड़िए, हमें नहीं लड़ूंगा। वो अपने पार्टी में काम करते हैं, हम अपने पार्टी में, हम अपने पार्टी का बात कर सकते हैं, उनके पार्टी के बारे में बात लेकर। पिता पुत्र का नहीं होता, पुत्र पिता का नहीं। अगर सामने आता तो आप लड़ते ना, आप तो तैयार ही बैठे थे, बेटा भी आता तो आप लड़ते। हम तो बोल रहे हैं, यहाँ जो भी आएगा लड़ेंगे। वाज़ेह है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत की 81 सीटों में से सिर्फ 16 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 2 उम्मीदवारों का पर्चा खामियों की वजह से खारिज भी हो चुका है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।